हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी। और नोट्स बनाते चलें, तैयारी करते रहें और सेल्फ स्टडी भी करते रहें आगे आने वाले सभी एग्जाम टीजीटी पीटी एलटी आदि के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है जो कि अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? केल्सन, बिलोबी, ओपनहाइम, बेंथम। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ओपनहाइम। तो ओपनहाइम के शब्दों में प्रभुसत्ता जो है सर्वोच्च प्राधिकार है और यह ऐसा प्राधिकार है जो हर भौतिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है, ये कहते हैं ओपनहाइम। तो राइट ऑप्शन जैसा कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो, और उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग, सामाजिक संविदा सिद्धांत जैसा कि जैक्स रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उदारवादी सिद्धांत प्लेटो। तो प्लेटो जो है आदर्शवादी है, ना कि उदारवादी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संप्रभुता का समुद्रवर्ती संसार जलमग्न तटीय भूमि तक है, महाद्वीपीय सिद्धांत तक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक है, भूभागी समुद्र तक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भूभागी समुद्र तट तक है। तो जैसे जिस प्रकार राज्य के आवश्यक तत्वों में जनता महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, राज्य के आवश्यक 4 तत्व होते हैं, ठीक है, जिसमें जनता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जनता नहीं है तो राज्य कैसे बनेगा? संप्रभुता है, जनता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी प्रकार उसके लिए भूमि का भी कम महत्व नहीं, यानी भूमि भी तो होनी चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र भी तो होना चाहिए, ठीक है, तभी तो राज्य बनेगा। तो भूमि का भी महत्व, और भूमि का जो है अभिप्राय केवल स्थल से ही नहीं है, यानी कोई सिर्फ स्थल ही नहीं है, अपितु जो है उसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक जो साधन होते हैं, ठीक है, नेचुरल, तो प्राकृतिक जो साधन होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और सभी जो आ जाते हैं जो किसी देश को स्थल जल वायु से भी प्राप्त हों, वो सभी चीजें जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, सरोवर हैं, पर्वत है, ये सभी क्या है? ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है सभी, ठीक है, जिसका उपयोग हम सभी लोग करते हैं और उसका दोहन भी हम खूब करते हैं और उपयोग तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? लियो स्ट्रॉन्ग, कार्ल पॉपर, हन्ना अरेंट, विलियम जेम्स। फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल पॉपर। तो कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, क्या पुस्तक है इसकी? ओपन सोसाइटी, ठीक है, ओपन सोसाइटी एंड, ठीक है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है, इट्स एनिमीज, ये है पुस्तक किसकी? कार्ल पॉपर की। तो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में 3 चिंतकों प्लेटो, हीगल और मार्क्स, किस पे? प्लेटो पे, हीगल पे और कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो मार्क्स, इन तीनों पर क्या किया है? प्रहार किया है। और पॉपर ने तर्क दिया है कि विज्ञान और स्वतंत्रता दोनों ऐसे समाज में पनपते हैं जो खुला या मुक्त समाज हो, अर्थात जो नए विचारों को अपनाने के लिए क्या हो? हमेशा तत्पर हो, ठीक है, ये कहा है इन्होंने। और प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने के सुझाव दिया है। और प्लेटो बंद समाज का सिद्धांतकार है, ये कहते हैं कार्ल पॉपर। और यह वह ऐसा प्रतिक्रियावादी है जो दार्शनिक विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है, ये कहा है कार्ल पॉपर ने प्लेटो आदि के बारे में, ठीक है। और प्लेटो और हीगल दोनों ही आदर्शवादी हैं ये, ठीक है। और ये है राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्लेटो ने मुख्य रूप से सुकरात की आलोचना की। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, आप जानते होंगे, और सुकरात को जैसा कि दंड के रूप में जहर का प्याला दिया गया था।
पाइथागोरस की आलोचना की, सोफिस्टो की आलोचना की, होमर की आलोचना की। और फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, सोफिस्टो। तो प्लेटो ने किसकी आलोचना की? सोफिस्टो की आलोचना की। वे संशयवादी थे और उनका कहना था कि निरपेक्ष या परम सत्य जैसी कोई चीज नहीं है। और सोफिस्ट जो हैं, वेतन लेकर ज्ञान देते थे जिसमें लोगों के मन में व्यवस्था या कानून के प्रति क्या होता था, संशय पैदा करते थे वो। और वेतन लेते थे जिससे अव्यवस्था का खतरा था। ठीक है, ये सोफिस्टो की इन्होंने आलोचना की है, किसने? प्लेटो ने। और सुकरात से बहुत प्रभावित थे, सुकरात इनके गुरु थे। जिस तरह से बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मविश्वास के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लीबर। तो संप्रभुता राज्य से अपृथक करनी, यानी पृथक नहीं होती है, किससे? राज्य से पृथक नहीं हो सकती संप्रभुता। और इस बात को लीबर ने सुंदर ढंग से इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, कि जिस प्रकार निज को स्पष्ट नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने फूलने के गुण को पृथक नहीं कर सकता, उसे अलग नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती। ठीक है, ये कहा है किसने? लीबर ने कहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लीबर। सेवन क्वेश्चन है, ग्रीन की स्वतंत्रता आधारित है रूसो और हीगल के विचारों पर, रूसो और बेंथम के विचारों पर, और बेंथम और मिल के विचारों पर, हीगल और मिल के विचारों पर। सेवंथ क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसो और हीगल के विचारों पर। तो ग्रीन ने रूसो और कांट की भांति अपने व्यवहारिक दर्शन को स्वतंत्र नैतिक इच्छा पर आधारित किया है। ठीक है, तो एक तो रूसो और दूसरे कांट के उस पे भी। ठीक है, और इनके हीगल के और इस पे दोनों के विचारों पे क्योंकि ग्रीन हीगल जो आदर्शवादी है और रूसो प्रकृतिवादी है, और वह स्वतंत्र स्वच्छंद छोड़ना चाहता है, व्यक्ति को एक तरीके से आजाद करना चाहता है, और हीगल जो है वो आदर्शवादी है। तो ग्रीन क्या है, इन दोनों का मिश्रण है एक तरीके से। ठीक है, ग्रीन आदर्शवादी है, एक तरीके से थोड़ा आदर्शवाद भी है, और उनके अंदर थोड़ा प्रकृति, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी चाहते हैं, तो ग्रीन उदारवादी और आदर्शवादी दोनों माना जाता है। ठीक है, और जैसा कि ग्रीन ने रूसो और कांट की भांति अपने संपूर्ण व्यवहारिक दर्शन को स्वतंत्र नैतिक इच्छा पर आधारित किया, यानी जो नैतिक इच्छा उस पर आधारित किया है। और उसने स्वतंत्रता को महानतम वरदान भी माना, यानी स्वतंत्र होना जिसकी प्राप्ति और अनुभूति ही नागरिकों के संपूर्ण प्रयत्नों का अंतिम ध्येय होना चाहिए। और ग्रीन हीगल से सहमति प्रकट कर कहता है कि स्वतंत्रता राज्य से ही संभव है, यानी ये कहता है, हीगल से भी उसकी सहमति है, वो कहता है स्वतंत्रता जो है वो राज्य से ही संभव है। ठीक है, यानी राज्य में रहकर ही व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सकती है, ये चाहता कहता है ग्रीन। ठीक है, यानी राज्य को भी प्राथमिकता देता है, तो एक तरीके से आदर्शवादी विचार भी है। तो स्वतंत्रता राज्य में ही संभव और व्यक्ति के हित तथा समाज के हित में परस्पर कोई विभेद नहीं है, ये कहता है ये ग्रीन। ठीक है, और निष्कर्ष रूप में ग्रीन ने हीगल और कांट दोनों के बीच का मार्ग अपनाया है, और जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, कार्ल मार्क्स प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जो है ये स्वीकार नहीं करता है। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका जैसा कि पूंजीपति का विरोधी है, और कार्ल मार्क्स ये कहता है ना कि पूंजीपतियों ने मजदूर वर्गों को अपने नियंत्रण में ले रखा है, उन पर अधिकार कर रखा है, तो इसलिए प्राकृतिक नहीं मानता है कि प्राकृतिक अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक राज्य से ही प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार सरकार को जनमत के प्रति उत्तरदायी मानते हैं। सी है, राजनीतिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त होते हैं। और डी है, राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक अधिकार जो है वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा नागरिक अपने अपने देश के शासन प्रबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी
ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से क्या होता है, वो भाग लेता है, भागी होता है। और इसके अंतर्गत मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद ग्रहण करने का अधिकार सभी सम्मिलित होते हैं। तो राजनीतिक अधिकार नागरिकों विदेशियों दोनों को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जब जहां कोई विधि नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा? जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन, ई कांट, लॉर्ड ब्राइस। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन लॉक। तो स्वतंत्रता कानून के द्वारा ही देखिए संभव होती है, और राज्य का कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है। जहां कोई विधि नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, यानी स्वतंत्रता जो है राज्य तथा कानून की जो है स्वतंत्रता कानून के द्वारा ही संभव हो सकती है। यानी कानून अगर नहीं है तो स्वतंत्रता भी हमारी क्या है, सुरक्षित नहीं रहेगी। हम कैसे बिना कानून के सब अपनी मनमानी करेंगे तो क्या होगा? पशु प्रवृत्ति एक तरीके से हो जाएगी, लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। हर आदमी जो है ये चाहेगा कि हम ही बस ऊपर रहें। अगर कानून का उन पर डर नहीं रहेगा, उनका उसका उस पर उन पर नियंत्रण रहेगा, तो हर व्यक्ति मनमानी करना चाहेगा, हर आदमी अधिकार लेना चाहेगा। तो इसलिए कानून का होना जरूरी है। तो ये कहा गया कि जहां विधि नहीं है तो वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। यानी जिसके जो स्वतंत्रता है वो राज्य के द्वारा ही संभव है। राज्य के कानून में ही स्वतंत्रता, राज्य के कानून जो होते हैं वही स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। और इस विचारधारा के समर्थक लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। तो जॉन लॉक ने ये चीज कही है। नेक्स्ट है, राज्य में प्रारंभिक उदारवादी चरण पूर्वगामी था। सकारात्मक राज्य का, स्पष्टवादी राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, या समाजवादी राज्य का? ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राज्य में प्रारंभिक उदारवादी चरण पूर्वगामी था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सकारात्मक राज्य का। यानी राज्य के कार्यों के संबंध में 18वीं और 19वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं और 19वीं, ठीक है, शताब्दी सदी के पूर्वार्ध तक नकारात्मक उदारवाद या प्रारंभिक उदारवाद का बोलबाला था। कौन से उदारवाद? नकारात्मक। और ठीक है, नकारात्मक उदारवाद और जो है ये प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक उदारवाद। ठीक है, इनका क्या था, बोलबाला था। ठीक है, नकारात्मक उदार का और प्रारंभिक उदारवाद का। ठीक है। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सकारात्मक उदार का आरंभ हुआ, और 1917 की क्रांति से समाजवादी राज्य का आरंभ हुआ। 1917 की जो क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति, ठीक है, उसकी रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। तो 1917 की जो क्रांति हुई थी तो तभी से समाजवादी राज्य का आरंभ हुआ। और समष्टिवाद समाजवाद की एक शाखा है जो कि समाजवाद के लाभों को हिंसा के बजाय लोकतांत्रिक साधनों, जो समष्टिवाद है इसकी बात कर रहे हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में समष्टिवाद को अपनाया गया, और 1943 में बेबेज रिपोर्ट से इंग्लैंड में कल्याणकारी राज्य का प्रारंभ हुआ था। कब? 1943। ठीक है, कल्याणकारी राज्य। तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। यहाँ पे ये हो जाएगा, राज्य में प्रारंभिक उदारवादी चरण पुरोगामी था, तो सकारात्मक राज्य का। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, दिए सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? वही तो मतलब होगा कि सभी को जो है सभी प्रकार के भेदभाव ना हो, आपस में जाति भेदभाव ना हो, कौन किस जाति का है इसका कोई मतलब ना हो, रंग कोई रंग काला है गोरा है इससे कोई मतलब ना हो, कौन सा धर्म उससे कोई मतलब है, लिंग क्या महिला हो पुरुष हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब क्या होनी चाहिए? ये सब किस कोई विशेष जो सुविधाएं हैं इनको क्या करना चाहिए? समाप्त करके सबको समान। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ संविधान में सबको समान, तो सबको समान। तो ये है कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य यही है कि सामाजिक जीवन में सब मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए, स्त्री पुरुष हो, गोरे काले हो, जाति धर्म हो, क्षेत्र हो, भाषा हो, कुछ भी हो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। शिक्षा और उन्नति के, सभी को शिक्षा और उन्नति के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, और सब मनुष्य मिलजुल कर एक साथ साहित्य, कला, संस्कृति और तकनीकी साधनों का उपयोग और उपभोग कर सकें। ठीक है, सभी के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है सभी के लिए होने
चाहिए थे, सारी चीजें हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, ग्रीन द्वारा उदारवाद पुनरीक्षण निम्न में से किन पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है? सहमति और प्राकृतिक कानून का, बेंथम एवं ऑस्टिन के न्याय का, हॉब्स के नागरिक एवं वैधानिक दायित्वों का, एडम स्मिथ के व्यक्तिवादी विचारों का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्रीन के उदारवाद पुनरीक्षण निम्न में से किस पुराने सिद्धांतों का पुनरीक्षण है? ये हो जाएगा सहमति और प्राकृतिक कानून का। ठीक है, तो ग्रीन ने रूसों की समान इच्छा से सर्वाधिकारी तत्वों को हटा दिया और उसने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है। क्या कहा है? राज्य का जो आधार है वो क्या है? इच्छा, ना कि शक्ति है। ठीक है, या ना कि शक्ति, ये किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। ग्रीन की परिभाषा है, नोट कर लें इसे। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। और इस तरह उसने सहमति को महत्व दिया। किसको महत्व दिया उसने? सहमति को। और इस तरह उसने सहमति को महत्व दिया और ग्रीन ने प्राकृतिक कानून की पुरानी अवधारणा का खंडन किया और उसने कहा कि यह वह कानून है जिसका पालन मनुष्य को एक नैतिक प्राणी होने के नाते करना चाहिए, चाहे वह राज्य के यथार्थ कानून के अनुकूल हो या न हो। और इस प्रकार ग्रीन प्राकृतिक विधि की पुनर्व्याख्या कर विधि की प्रकृति, उसकी सापेक्षता और उसके सामाजिक महत्व तथा आचारों के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों पर जोर देना चाहता था। ठीक है, तो ग्रीन ने रूसों की जो सामान्य इच्छा थी और उस सामान्य इच्छा का सिद्धांत और सर्वाधिकारी तत्व को उसने हटा दिया और उसने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, जो है, ना कि शक्ति है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सहमति और प्राकृतिक कानून का। 14 क्वेश्चन है, दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत आधारित है? बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, प्रेम के सिद्धांत पर। और 14 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बदले के सिद्धांत पर। तो प्रतीकात्मक सिद्धांत जो है, ठीक है, यानी पुरानी कहावत जैसे को तैसा या जैसी करनी वैसे भरनी, तो उस पे आधारित है ये प्रतीकात्मक जो सिद्धांत है। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार अपराध राज्य की शक्ति के लिए चुनौती होता है। जो अपराध होता है वो क्या होता है? राज्य की शक्ति के लिए क्या होता है? ये चुनौती होता है। ठीक है, और राज्य अपनी सर्वोच्च शक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग करके अपराधी को क्या करता है? उससे बदला लेता है। ठीक है, क्या करता है? एक तरीके से प्रतिशोध लेता है, उससे बदला लेता है, उसे दंड देता है। और कांट और हीगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड की अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा है। तो दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत किस पे आधारित है? बदले के सिद्धांत पर आधारित है। राइट ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, अपितु मजदूर वर्ग पर तानाशाही है? गोर्बाचोव, ट्राटस्की, खुश्चेव, नरेंद्र देव। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राटस्की। तो लेनिन के दल, ट्राटस्की ने लेनिन के दल संबंधी विचार की आलोचना की। किसके? लेनिन के। कौन से विचार? दल संबंधी। ठीक है, दल संबंधी विचार की आलोचना करते हुए कहा कि इसके द्वारा सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता के स्थान पर सर्वहारा वर्ग पर अधिनायकता स्थापित होगी। यानी जो सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, लेनिन और कार्ल मार्क्स के विचार मिलते हैं और दोनों लोगों ने सर्वहारा वर्ग के बारे में बात की है। तो इन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग जो है उस पर अधिनायकता के स्थान पर उस पर अधिनायकता स्थापित की गई थी। ये कौन कहता है? ये कहता है ट्राटस्की। ठीक है, इसने लेनिन के दल संबंधी विचार की आलोचना की है और इसके द्वारा सर्वहारा व अधिनायकता के स्थान पर सर्वहारा पर अधिनायकता स्थापित की गई थी, ये कह रहा है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।